वो ये है, दुनिया में ट्रांसलेशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ट्रांसलेशन होती नहीं है। जब हम किसी भी चीज को ट्रांसलेट करते हैं उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। एक बुक को आप उसकी ओरिजिनल जुबान में पढ़ें, ओरिजिनल कल्चर को समझते हुए आपको और मजा आएगा। आप उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आपको वो मजा नहीं आएगा। मसलन एनिमल फॉर्म है, जॉर्ज ऑरवेल की है। जब आप उसको पढ़ते हैं, ऑरवेल की है ना, ऑरवेल की है। तो जब आप इसको पढ़ते हैं, ओरिजिनली जिस जबान में लिखी गई है उसमें पढ़ेंगे, अगर उस जबान की समझ आती है तो आपको और मजा आएगा। अगर उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको वो मजा नहीं आएगा। तो ट्रांसलेशन इज एक्चुअली नथिंग। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमने इस पेपर के अंदर ट्रांसलेशन वाला सवाल हल करना है 10 नंबर का। तो वो कैसे करना है आए मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे तो आप इस जुमले को अपने पास लिख लेंगे, ट्रांसलेशन सेंस की होती है, ट्रांसलेशन लफ्जों की नहीं होती। पहला क्या है इसमें पॉइंट कि ट्रांसलेशन लफ्जों की नहीं होती, ट्रांसलेशन सेंस की होती है। पहली बात। दूसरी बात, आपने जब ट्रांसलेशन करनी है तो उसके अंदर टेंस का ख्याल रखना है। जिस टेंस में उसने आपको ओरिजिनल पैसेज दिया है उसी टेंस की अंग्रेजी करनी है। टेंस का ख्याल रखना है। टेंस का ख्याल रखना है। टेंस का मतलब क्या है कि जिस जबान के, यानी उर्दू से अंग्रेजी करनी है, वो कहते हैं वो स्कूल जाता है, तो आप ये नहीं कहेंगे ही इज गोइंग टू स्कूल, आप लाजमी तौर पे कहेंगे ही गोज टू स्कूल। यानी जिस टेंस में उसने बात की है उसी टेंस में आपने ट्रांसलेट कर। टेंस का ख्याल करें। तीसरा इशू आता है जिसे हम कहते हैं कि वो कहता है फिगुरेटिव ट्रांसलेशन करनी है, आपने फिगुरेटिव वर्ड्स यूज करने हैं इसके अंदर। जब हम फिगुरेटिव वर्ड यूज करते हैं तो उसमें मुहावरे और ज़रबुल मिसल होता है। जैसे वो कहता है कि 1965 की जंग की वजह से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल मजीद खराब हो गई। अब इसको आप सिंपल भी कर सकते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेंड बिकॉज ऑफ द 1965 वॉर। सिंपल भी कर सकते हैं। आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि द वॉर ऑफ 1965 एडेड फ्यूल टू द फायर बाय, जो क्या कहते हैं, डिटोरिएटिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप इसको फिगुरेटिव अंदाज से करेंगे तो जरा बेहतर होगा। लेकिन अगर फिगुरेटिव अंदाज में आपको ईडीएम वहां पे एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो यू आर नॉट सपोज टू यूज दैट ईडीएम। फिर सीधी सीधी कर दें, फिर सीधी सीधी कर दें, रिस्क नहीं लेना। हम लोगों ने सवाल में रिस्क नहीं लेना। नंबर 4, जो टर्म्स होती हैं, जो टर्म्स होती हैं उन टर्म्स को आप एज सच यूज करते हो। जैसे मैं यहां लिखता हूं काली कमली वाला। रसूल खुदा को का एक नाम काली कमली वाला है। इसको ट्रांसलेट करें तो हम काली कमली वाला एग्जैक्ट लिखेंगे और उसके आगे फिर एक डैश लगा के लिखेंगे ब्लैक। चादर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? और चादर भी यूज किया जाता है। चादर भी है, और भी एक वर्ड होता था ये, मसलन जैसे कहता है क्लॉक। यस, ब्लैक क्लॉक वियरर। अब यानी यूं लिखेंगे काली कमली वाला।
तो जो इस्तेलाह होती है उसको हम एज सच यूज करके तो फिर उसके आगे डैश लगा के तो फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखते हैं। यानी रसूल खुदा जो थे, या कोई और टर्म देखते हैं हम, जैसे हाँ, शायर मशरिक जो है उसको शायर मशरिक लिख के आगे डैश लगा के पोइट ऑफ द ईस्ट, द पोइट ऑफ द ईस्ट, इस तरह से। तो यानी आपने जब ट्रांसलेशन करनी है तो जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को जब आपने लिखना है तो उसके आगे डैश लगा के उसकी इलेबोरेशन लिखनी है। द ब्लैक क्लॉक वियरर ये हो सकता है, या ब्लैक शॉल वियरर हो सकता है। समझ आ गई ना? तो इस तरह से आपने डैश लगा कर लिखना है, अक्सर ये औकात इसमें हो जाता है। पांचवी बात इसके अंदर ये है, पंक्चुएशन प्रोडक्ट पैरा के मुताबिक होगी। पंक्चुएशन प्रोडक्ट पैराग्राफ के मुताबिक इसका क्या मतलब है? अगर आप उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो जो आपका आंसर होगा वो इंग्लिश का पैराग्राफ होगा ना। तो इंग्लिश के पैराग्राफ में आपने जो पंक्चुएशन यूज करनी है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंग्लिश यूज करनी है। अक्सर औकात ऐसा होता है जब हम उर्दू में लिख रहे होते हैं तो पंक्चुएशन और तरह से हो रही होती है, जब उसे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी पंक्चुएशन और तरह से हो रही होती है। तो आपने जो आपका आंसर पैरा है, जो आपका प्रोडक्ट पैरा है, उसके मुताबिक आपने पंक्चुएशन करनी है। अगर उर्दू का पेपर है और आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, उर्दू का पेपर है तो आप इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो पंक्चुएशन उर्दू के मुताबिक होगी। उसमें खत्मा, वक्फा, जो जो उसके सख्ता अल्फाज हैं वो सारे वैसे आएंगे। और अगर इंग्लिश में कर रहे हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, अपोस्ट्रोफी और बाकी सारी चीजें इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक इस्तेमाल होंगी। अक्सर औकात लोग ये गलती करते हैं पंक्चुएशन करते हुए, जो क्वेश्चन का पैरा होता है उसके मुताबिक पंक्चुएट कर देते हैं। नहीं, आपने जब पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर लिया फिर उसकी एंड पे पंक्चुएशन ठीक करनी है। अक्सर लोग ट्रांसलेट करने के बाद पंक्चुएशन की तरफ नहीं जाते, नतीजतन क्या होता है, वो लफ्जी मतलब का एक पैरा सा बन जाता है, वो 10 में से आपको 2-3 नंबर देकर साइड पे कर देता है। सिर्फ एंड पे पंक्चुएशन को बिल्कुल करेक्ट करने से आपके नंबर, अगर उसने 3 दिए हैं तो 6 पे भी जा सकते हैं, आप 4 दिए हैं तो 6 पे 7 पे भी जा सकते हैं। समझ आ गई बात? तो पंक्चुएशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द आंसर पैराग्राफ, जो आंसर का पैराग्राफ है उसके मुताबिक। ये तो थी इसमें डूज एंड डोंट्स। अब आए इस पे उर्दू से अंग्रेजी। जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो एक मसला सामने आता है। मैं रिपीट करने लगा हूं, किसी ने कहा रिपीट कर दें, कि जो पंक्चुएशन होती है ये आपने ट्रांसलेशन करने के बाद करनी होती है और लाजमी करनी होती है, इसको भूलना नहीं होता। जहां पे कॉमा लगता है वहां कॉमा लगाएं, जहां सेमी कॉलन लगता है वहां सेमी कॉलन लगाएं, जहां कॉलन लगता है वहां कॉलन लगाएं। पंक्चुएशन के आप जो है ना लेक्चर देखना है आपने, मैम रानी का वो जो यूट्यूब चैनल है, इंडिया की कोई मैम रानी है, उसका यूट्यूब चैनल है पंक्चुएशन पे, वो पंक्चुएशन का लेक्चर आपने लाजमी सुनना है सबने। उर्दू से अंग्रेजी जब हम ट्रांसलेट करने लगते हैं तो एक मसला दरपेश आता है। वो मसला ये होता है कि उर्दू के जुमले बहुत लंबे लंबे होते हैं। उर्दू के जुमले बहुत लंबे लंबे होते हैं। मैम रानी, इंग्लिश विद मैम रानी। तो जब उर्दू से अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट करते लगते हैं तो उसमें एक जुमला 3 लाइनों का होता है। इंसान कहता है कि मैं इसको क्या करूं, तो आप सबसे पहले उसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग करते हैं। पहला स्टेप वाइज इसमें क्या होगा कि आपने जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग करने हैं। लेट्स से अभी मैं एक पैराग्राफ करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। जब पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे फिर हर पार्ट को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में।
ये तीसरी बात मैंने लिखी है, वो ये लिखी है कि उर्दू के जो बड़ा जुमला होता है, उस जुमले को, एक जुमले को आप इंग्लिश के 2 सेंटेंसेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन ये चीज एक्सेप्टेबल है कि आपके पास एक बहुत लंबा जुमला था, आप जब उसको ट्रांसलेट कर रहे थे तो ट्रांसलेट करते हुए आपको समझ नहीं आ रही थी, जुमला वेग हो रहा था, तो आप उसे 2 छोटे जुमलों में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अलबत्ता अगर उसको एक ही जुमले में करें और पंक्चुएशन को ठीक करें तो वो ज्यादा बेहतर है। कर सकते हैं और करना है, ये 2 अलग बातें हैं। करने का मतलब ये होता है कि ये चीज हमने करनी है, इस तरह से करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। कर सकते हैं ये उस सूरत में होता है कि जब हम फंस गए हैं, अब हमसे उसको पंक्चुएट करके एक बड़े जुमले के तौर पे, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के तौर पे जोड़ा नहीं जा रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में उसको तोड़ देते हैं। 2 जुमलों में, बड़े जुमले को, जो अंग्रेजी का एक बड़ा जुमला था, उर्दू का एक बड़ा जुमला था, उसको 2 छोटे जुमलों में हमने कर दिया। ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ शक्ल में, जो मैं लिख रहा हूँ ना, चीजें एक ग्रुप में सेंड हो जाएंगी, तस्वीरें आ जाएंगी इसकी। बाज का तो होता है, हम कोई सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे होते हैं और उसमें कोई खास सेगमेंट होता है, वो रह जाता है ट्रांसलेट करते हुए। यानी हमारे उर्दू के जुमले के 4-5 हिस्से होते हैं, उनमें से उर्दू के 4-5 जुमले होते हैं, उनमें से एक, वो जुमले के 4-5 हिस्से होते हैं, कोई एक हिस्सा ट्रांसलेट होने से रह जाता है, तो फिर उसको काउंटर रीडिंग दें दोबारा से, उसको क्या उसे कहते हैं, काउंटर चेक करें कि जो प्रूफ रीडिंग कर लें उसकी, कि जो है ना, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई इंपॉर्टेंट बात किसी जुमले की मैंने मिस कर दी हो। ठीक है जी, तो ये चीजें देखनी है। इसके अलावा ट्रांसलेशन में कुछ भी नहीं है। टेंसेज आपने, इसके लिए रिसोर्स मटेरियल क्या है कि आपने टेंसेज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये चीजें आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है, और प्लस पंक्चुएशन। हम ये समझते हैं कि ट्रांसलेशन सिर्फ वोकेबलरी पढ़ने से ठीक होगी। ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है कि आपके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, ये ठीक हो, आपकी पंक्चुएशन ठीक हो, और साथ में आपके जो वोकेबलरी है वो तो फिर सेकेंडरी चीज है। वोकेबलरी में इवन लफ्ज का, अगर आपको पेट मीनिंग नहीं आ रहा हो, आप करीबी तरीन लफ्ज भी लिख दें तो गुजारा चल जाता। लेकिन ये जो चीजें हमारे पास है ना, ये मिल जाएगी भाई, आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो चीजें हैं यहाँ पे, आपको टेंसेज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, पंक्चुएशन, इन चीजों का आपको डिटेल्ड अंदाजा होना चाहिए। वो क्या, ये ट्रांसलेशन में हम सिर्फ ये समझ रहे होते हैं कि हमने लफ्ज का सही तर्जुमा कर दिया तो शायद हमारी ट्रांसलेशन ठीक होगी, ऐसा नहीं है। लफ्जों का तर्जुमा जो है, जो लफ्जों का तर्जुमा है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो मिलता जुलता लफ्ज भी हो जाए तो गुजारा चल जाएगा। लेकिन पंक्चुएशन की, ग्रामर की गलती होगी तो आपकी ट्रांसलेशन ठीक नहीं होगी। तो सिर्फ इसमें आपने वोकेबलरी तैयार नहीं करनी, बल्कि आपने ये चीजें भी करनी। दैट्स इट फॉर टुडे ट्रांसलेशन के लिए। कोई सवाल इसमें तो कर देंगे, इसकी तस्वीरें आपको ग्रुप में सेंड कर देते हैं। एक एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, पहले तस्वीरें आपको आ जाए। प्रैक्टिस के लिए अगर बता दें, प्रैक्टिस के लिए पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करें। जैसे हमने परसों प्रेसी स्टार्ट की थी ना, अब आपने मुझे कहना ना पड़े, डेली आपने एक प्रेसी लिखनी है, आपने कोई 30-40 प्रेसियां लिख के चेक करवानी है। ऐसे कंप्रीहेंशन हर पेपर में से, जैसे आज CSS 2020 की आपने प्रेसी और कंप्रीहेंशन चेक करवानी है, कल आप CSS 2019 की प्रेसी, कंप्रीहेंशन और ट्रांसलेशन, तीनों चीजें चेक करवाएंगे। ये जो 50 नंबर है ना, ये 50 नंबर है प्रैक्टिस के जरिए से आने वाला है। EMS में भी, CSS में भी ये प्रैक्टिस है। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उसको इन 50 नंबरों की टेंशन नहीं होगी। और जो बाकी 50 नंबर होते हैं उसमें चीजें कुछ रट्टे वाली हैं, कुछ दीगर हैं,
तो ये 50 नंबर जो हमारे हाथ में है, हम जब इनको वीक करते हैं तो हम इसलिए फेल होते हैं इस पेपर में। लिखें जी, ये CSS 2020 का पैरा कहता है, दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम, दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम अपनी कौम के मिजाज से हम आहंग होता है। जो कौमी और मिली मकासद की तश्कीलो तकमील करता है। तकमील करता है। इसी सेंटेंस पे रुक जाए, पूरा नहीं करते अभी। अब देखो इसके हिस्सों को तोड़ो आपस में, सारे लोग तोड़ो, अंडरलाइन करके तोड़ो इसको। पहला हिस्सा है दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम, एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन, हाँ एवरी नेशन ऑफ द अर्थ, ऑफ द ग्लोब, ठीक है। जी शाह जी, वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल है नहीं। अच्छा शायद, अच्छा हो सकता है, चलो ठीक है, जा सकता है। हम्म हम्म। मैं क्लास से चमा निकल के कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी काम के मिजाज से हम आहंग होता है, एक ये हिस्सा। जो के बाद उसने क्या लिखा है, कौमी और मिली मकासद की तश्कील व तकमील करता है। करो इसको, अलग अलग पार्ट्स को करो। दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम हो गया, अपनी कौम के मिजाज से हम आहंग होता है, ये यहाँ तक इसको अलग जुमला कर लो, अलग सेंटेंस बनाओ। तो हम कहेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट बना है हमारे पास, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन इन द वर्ल्ड इज। अब हम आहंग होता है। अब हम आहंग जो लफज है इसके लिए डिफरेंट अल्फाज हैं। आप ये भी कह सकते हैं इज अकॉर्डिंग टू, ये भी हो सकता है हम आहंग के लिए। इज इन हार्मनी विद भी हो सकता है, दोनों ठीक है। रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्ट्स भी हो सकता है, कंपेटिबल भी हो सकता है, इज इन लाइन विद भी हो सकता है। शाबाश, ये सारे ठीक हैं ट्रांसलेशन के अंदर। तो लिखो इसको, इज इन हार्मनी, कोहेरेंस नहीं होगा दिल,
कोहेरेंस थोड़ा सा हट जाता है, इन अकॉर्डेंस टू भी हो सकता है। शाबाश, ये सारे अल्फाज ठीक हैं जो जो आप बातें बता रहे हैं, सिवाय एक जो मैंने किसी ने कहा है, तो इसके अलावा तो बनाओ इस जुमले की, करो एक्सरसाइज करो। मिजाज क्या होता है? टेम्परामेंट होता है, और टेम्परामेंट के अलावा भी कोई मिजाज को लफ्ज कहते हैं? टेस्ट लिख सकते हैं। टेस्ट भी ठीक है, गुजारा हो सकता है। कौन सा मिजाज था यहाँ पे? नेशनल कैरेक्टर ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा? करेक्टर और चीज है, मिजाज और चीज है। करेक्टर आगे आएगा। माइंडसेट हो सकता है, मिजाज माइंडसेट को भी कह सकते हैं। इस सेंस के अंदर mindset। चलें लिखें इसको माइंडसेट के साथ या फिर वो टेम्परामेंट के साथ लिखें। क्या सेंटेंस बना है? Education system of every nation of the world is in harmony with the temperament of its nation। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करेंगे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट वैसे इट्स नेशन की जगह इट्स पीपल होता है, इज इट्स पीपल भी हो सकता है, नेशन भी हो सकता है। इसमें ना ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली बात है, वो होता है से हमें ता है से लग रहा है कि ये जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन एक्चुअली ये सिंपल प्रेजेंट है। ये जो हमने बचपन में निशानियां पढ़ी थी ना, ता है ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लग रहा। जो कौमी और मिली मकासद की तश्कील तामील करता है, जो को हटा दें, सिंपली लिखें जो लफ्ज है ना इसको भूल जाएं, इस अपने पास उर्दू में लिखें कि निज़ाम तालीम कौमी और मिली मकासद की तश्कील तामील करता है। निज़ाम तामील, एजुकेशन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स एंड कंप्लीमेंट्स फुलफिल्स भी हो सकता है। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इट्स नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये आपने इसको तोड़ तोड़ के कर लिया, तो अब जो चूंकि यहाँ लिखा हुआ था, जो से ऐसा लगता है कि ये एक ही जुमला, हम इसको तोड़ना चाह रहे हैं, तो जो को हम ले जाएंगे सेंस वाइज किस में, प्रोनाउन में। तो ऊपर हमने चूंकि निज़ाम तालीम की बात की है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इट। तो अगला जुमला हमारा स्टार्ट होगा इट, तो हम लिखेंगे इट कॉन्स्टिट्यूट्स एंड कंप्लीमेंट्स द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, या इट कॉन्स्टिट्यूट्स एंड कंप्लीमेंट्स द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इतना काफी है, कौमी और मिली दोनों एक ही लफ्ज है। कनेक्टर हम लगा कनेक्टर लगा के एंड से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका अगला जुमला देखोगे ना, उसमें एंड से स्टार्ट होना, क्योंकि वो जुमला ही और से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर वो थोड़ी सी रेलिवेंट, वो थोड़ा हो जाएगा। आप लोगों ने क्या लिखा? नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट से बेहतर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, या क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है ये और चीज है, ऑब्जेक्ट और चीज है, ऑब्जेक्टिव और चीज है। ठीक है, शुमाइला यास्मीन ने ठीक लिखा, द एजुकेशनल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स एंड कंस्ट्रक्ट्स इट्स नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, बेहतर है। ये भी ठीक है, एजुकेशनल सिस्टम सेट्स एंड फुलफिल्स द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मिली मकासद, मिली और कौमी एक ही चीज होती है, कौम और मिल्लत दोनों के लिए उर्दू में ये अक्सर होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक ही लफ्ज के लिए हम वाव लगा के दो अलग चीजें यूज कर रहे होते हैं, तो उर्दू में कौमी और मिली एक ही चीज है, यानी इसे नेशनल ऑब्जेक्टिव ही कहेंगे। अगला जुमला देखिए, और कौम मतलूबा मकासद के लिए सरगर्मे अमल रहती है। सरगर्मे अमल, कीप ऑन, जो भी है। पानी का बिल लेने हैं। क्लास हो रही है, क्लास के बाद जाके ना उससे मालिक मकान से बात करें, आइंदा आप ना आइएगा मेरे पास। ठीक हो।
कीप्स ऑन वर्किंग, ठीक है। और कॉम, और यहाँ पे और लफ्ज है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, स्किप भी कर देंगे तो भी ठीक होगा। कौम मतलूबा मकासद के लिए सरगर्म अमल रहती है। मतलूबा मकासद डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, मतलूबा मकासद डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। सरगर्म अमल कीप ऑन वर्किंग होता है। स्ट्राइव्स फॉर, और ठीक है, सारे ठीक हैं, सारे ठीक हैं, चूंकि सेंस की ट्रांसलेशन होती है। और कौम मतलूबा मकासद के लिए सरगर्म अमल रहती है। एंड द नेशन कीप्स ऑन वर्किंग टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। चुनाचे, सो, चुनाचे को सौ कहते हैं उर्दू में। किसी कौम का निज़ाम तालीम वो हमागिर निज़ाम तरबियत है जिसके तहत कौम के अफराद की जहनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और उनकी सीरत व किरदार की तामीर में मदद मिलती है। टोटे टोटे करें इसकी और फिर ट्रांसलेट करें इसको। So the education system of any nation, so education system of any nation is a universal system of, तरबियत के लिए ट्रेनिंग होगा, और क्या होगा, सोशलाइजेशन भी वर्ड तरबियत के लिए इस्तेमाल होता है, और नर्चरिंग भी हो सकता है, नरिशिंग हो सकता है, करीब करीब है। नर्चरेंस भी हो सकता है, ठीक है। हमागिर कहते हैं यूनिवर्सल को, हाँ तकरीबन। हमागिर के लिए हॉलिस्टिक वर्ड भी यूज हो सकता है, हॉलिस्टिक, WHOLISTIC, हॉलिस्टिक। यूनिवर्सल तो बोल दिया, बनाए इसका जुमला फिर बताएं मुझे। ट्रेनिंग की सेंस से ज्यादा अच्छा वर्ड सोशलाइजेशन है, ट्रेनिंग से ज्यादा अच्छा लफ्ज सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन का मतलब तरबियत होता है। हाँ जी, जिसके तहत कौम के अफराद की जहनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और उनकी सीरत व किरदार की तामीर में मदद मिलती है। So the education system of any nation is that universal socialization system with which mental aptitude of the men is groomed and it helps in its their character building। ठीक है, आखिरी लाइन लिखें। निज़ाम तालीम अफराद की तरबियत इस अंदाज से करता है कि अफराद कौम की तकदीर बदल देते हैं। लिख लें, एजुकेशन सिस्टम socializes the individual in such a way that they change the fate of nation। Education system socializes the individuals in such a way that they change the fate of nation। That's it for today।
ठीक है, 5 मिनट ब्रेक लें, फिर पाकिस्तान स्टडी स्टार्ट करते हैं। 12 मिनट की ब्रेक होगी, 4:30 पे शुरू करूंगा पाकिस्तान स्टडीज। कल का होमवर्क, कल से ऑनवर्ड डेली बेसिस पे मुझसे पूछना नहीं है। होमवर्क ये है कि CSS 2019 का इंग्लिश प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन का पेपर, उसके प्रेसी वाला क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन वाला क्वेश्चन और ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन, तीनों हल करके आप लोगों ने सेंड करने हैं मुझे। और हर सफे के ऊपर अपना नाम जरूर लिखें। जब आप भेजते हैं ना इवेलुएशन के लिए, तो ऊपर अपना नाम जरूर लिखें और उसको तस्वीरी फॉर्मेट में भेज दें तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं जिस जिसके जैसे जैसे आता है ना, फिर मैं ग्रुप में सेंड करता जाता हूँ, तो फिर आपकी इवेलुएशन भी उसी शक्ल में हो जाती है। वो आधे जब तस्वीरों में होते हैं, आधे PDF में होते हैं, तो वो फिर जो है ना तस्वीरी पहले हो जाते हैं, जैक PDF वाले बेचारे बैठे रहते हैं। तो सारे ही जो है ना उसको तस्वीरों की शक्ल में भेज दें और ऊपर हर तस्वीर पे अपना नाम जरूर लिखना है, ताकि जब मैं चेक कर रहा हूँ मुझे पता हो कि मैं किसका काम चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, 4:30 पर दोबारा स्टार्ट करूंगा।